आजकल बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो रिव्यू कर रही हूँ और बहुत सारे लोगों से फ़ोन कॉल्स पे भी बात हो रही है। मतलब अलग अलग तरह के लोगों के एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट को लेके। अब तक का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जो बहुत ही मज़ा आया था उस आदमी से बात करके, उस पर्सन से बात करके। उन्होंने क्या किया है ना कि अभी हार्डली बहुत कम टाइम हुआ है उनको, 1-2 साल ही हुए हैं, और 1 लाख रुपए के पोर्टफोलियो में उन्होंने 84 शेयर्स इकट्ठे कर लिए। तो मैंने जब सुना तो मुझे जो हंसी आई, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई तू रोज एक शेयर लेता है क्या? कि आज जैसे लोगों का नाश्ते का मन करता है कि आज नाश्ते में ये खाना है, आज वो खाना है, तो रोज क्या तूने एक ऐसा ही किया है क्या कि आज इस शेयर को लेने का मन कर रहा है तो आज ये ले लेता हूँ, कल उस शेयर को लेने का मन कर रहा है तो कल वो शेयर ले लेता हूँ, ऐसे स्टॉक लिए हैं क्या? तो कह रहा था कि हाँ, मेरा जब जो मन करता है मैं मार्केट खोल के उसी कंपनी के 2 शेयर 3 शेयर ऐसे कर करके ले लेके मैंने वो शेयर्स इकट्ठे किए हैं। तो अगर आप भी इसी स्टाइल से शेयर मार्केट में काम करते हो और अपने मन से कुछ भी शेयर्स को ऐड करते जाते हो, तो मैं बता दूं कि शेयर मार्केट में ऐसे काम नहीं होता। ऐसे आप शेयर मार्केट में कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। और ऐसे आप जो स्टॉक्स इकट्ठे करते हो ना, वो कुछ नहीं पता होता आपने किस लेवल्स पे इकट्ठे किए हैं। क्या वो कंसोलिडेशन फेज में है, क्या वो सेलिंग जोन में है, क्या वो सच में क्या वो बाइंग रेंज में है भी या नहीं। आप लोग ऐसे अगर नए हो ना, 1-2 साल हुआ है शेयर मार्केट में आए, तो आप ऐसे शेयर्स को पहचान नहीं पाओगे। तो अभी तो मैं आज देवांश का स्कूल है, तो मैं पहले देवांश के लिए बस देवांश का टिफ़िन रेडी कर दूं, उसके बाद मैं अपनी रिकॉर्डिंग अपना पूरा लोगों को दिखाती हूँ। और आप शेयर मार्केट में नए हैं तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी इन्हीं पर्सन की तरह जिनका मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्या आप भी पोर्टफोलियो स्टॉक्स इसी तरह से सिलेक्ट करते हैं, या फिर शेयर मार्केट में नए हैं, या फिर कहीं भी मतलब कहीं भी अपने मन से स्टॉक्स खरीदते हैं, यूट्यूब चैनल से किसी भी यूट्यूबर का बोला हुआ स्टॉक खरीद लेते हैं, आपको फायदा नहीं हो रहा है, आपने 2-2 3-3 साल से कुछ कुछ शेयर्स होल्ड करे हुए हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि उनमें आपको क्या करना है। तो मैंने अपनी पेड सर्विसेज शुरू की हैं स्पेशली नए लोगों को, उनको उनकी एंट्री एटलीस्ट ठीक हो, शेयर मार्केट से फर्स्ट एक्सपोजर अपना ठीक हो। आप मेरे नीचे दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। मैं तो चलिए आज मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ। मेरे वीडियो का आज का टॉपिक होगा कि इजराइल वॉर के टाइम में जब पूरे पूरे शेयर मार्केट में एक डर मचा हुआ है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कहीं अमेरिका भी शामिल ना हो जाए, कहीं किसी तरह का अटैक ना हो जाए। जैसे वो यूक्रेन के टाइम तो खैर सारी टेंशन बहुत ही ज्यादा एस्केलेट कर गई थी, लेकिन अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसमें भी एक थोड़ा डर का माहौल बना हुआ है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो देखो, मैं एक चीज बहुत ही ज्यादा श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि जब यूक्रेन वॉर जिन दिनों हुआ था और जिन दिनों निफ्टी टूट के 17,000 गया था ना, और लोगों को लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है और पता नहीं क्या क्या होने वाला है, सब मर जाएंगे, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, रशिया क्या कर देगा, अमेरिका क्या कर देगा, तो ऐसे टाइम पे मतलब सबको लगने लगा था कि शेयर मार्केट भी 11,000 और 12,000 शायद जा सकता है। मेरे जितने भी टेक्निकल वाले, जो टेक्निकल जानते हैं, जो टेक्निकल वाले लोग हैं, और बाकी सारे लोग भी जो वो मेरे से मतलब 1-2 लोगों ने तो बेट लगा ली थी कि शेयर मार्केट अब 11,000 जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो जितने श्योरिटी के साथ मैंने उस दौरान कहा था कि किसी भी तरह का ना तो वर्ल्ड वॉर होने दिया जाएगा, दोबारा सुन लो, होने दिया जाएगा, है ना, मतलब कि कुछ लोगों के हाथ में इस तरह के डिसीजंस होते हैं कि वो इस तरह की चीजों को बढ़ने नहीं देते, है ना। जो भी अपने टॉप लीडर्स हैं ना, अमेरिका के, रशिया के और इंडिया के भी लीडर आजकल उसी में हैं, जो कि वर्ल्ड पीस में बहुत ज्यादा जिनकी विश्वास है, जो जो नहीं चाहते कि इस तरह की घटनाएं हो जिससे कि शेयर मार्केट और इकोनॉमी, गुजराती हैं और बनिया है, मतलब मोदी जी जो हैं वो बाईकास्ट बनिया है, और एक चीज बहुत अच्छे से समझते हैं, जैसा मैं उनके बारे में जानती हूँ, कि उनको इकोनॉमी की वैल्यू बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी ऐसे डिसीजन से इकोनॉमी हर्ट ना हो, वो चीज वो बहुत अच्छे से जानते हैं। इकोनॉमिक डिसीजंस उनके हाल ही में बहुत सारे लोग नाराज जरूर हुए होंगे कि उनके इकोनॉमिक डिसीजन से ये हो गया वो हो गया, लेकिन दूरदर्शिता जब आप उनके डिसीजंस की देखेंगे ना, खास करके इकोनॉमिक, तो मुझे पर्सनली, मैं अपना पर्सनल, वैसे मैं बहुत ही पॉलिटिकल न्यूट्रल पर्सन हूँ, लेकिन मुझे अपना पर्सनल मतलब जब मैंने उनके डिसीजंस की दूरदर्शिता देखी कि आज से 5 साल बाद जब उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया था, तो आज से 5 साल बाद में जब 2018 की बात कर रही हूँ, तब भी मैंने बोला था कि आज से 5 साल बाद देखना, ये जो सब्जी के ठेले वाले होते हैं ना, ये भी पेटीएम लेके, पेटीएम मतलब कि कोई भी ऑनलाइन पेमेंट मोड लेके खड़े होंगे। और आज आप देख लो, आज 2024 में
आपको हर छोटे से छोटे वेंडर के पास में एक वो फोन पे या फिर पेटीएम वाला आपको सिस्टम मिलेगा। कैश रखना लोगों ने बहुत ही कम कर दिया है, कैश ट्रांजैक्शन भी बहुत कम हुआ है। डिमोनेटाइजेशन स्पेशली इसीलिए किया गया था ताकि ऑनलाइन मनी ट्रांसफर को थोड़ा सा प्रमोशन मिले। और इसी तरह से इनके और भी बाकी सारे जो इकोनॉमिक डिसीजन है ना, जब मैं इनका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इनको देखती हूँ ना, तो बहुत ही शानदार रहते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आपको मैं बता दूं कि इजराइल में चाहे जो हो जाए, मैं देखो एक चीज जानती हूँ, जितना भी मैं इंटरनेशनल रिलेशन की समझ रखती हूँ, जो भी मैंने स्टडी की है इंटरनेशनल रिलेशन को लेके, वो इतना मुझे पता है कि चाहे तो वो रशिया के प्रेसिडेंट साहब हो, चाहे वो इजराइल के प्रेसिडेंट साहब हो, दोनों ही अपने प्रधानमंत्री जी की बहुत रिगार्ड करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। यूक्रेन वॉर के टाइम पे भी अपने प्रधानमंत्री जी ने पूरी कोशिश की थी कि किसी भी तरह से किसी भी देश के द्वारा इस तरह की कोई हरकत ना की जाए जो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बाद में ना, मतलब कहते हैं कि एक ऐसा सबब बन जाए कि वही मतलब न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर अटैक। उन्होंने पूरा जोर लगा दिया था कि कोई भी देश किसी भी देश पे न्यूक्लियर अटैक ना करे। और अभी भी वही और अब इजराइल वॉर के टाइम पे भी मुझे जो जो बहुत अच्छे से स्ट्रांग बिलीफ है ना, वो इस चीज में है कि आगे आने वाले हैं इलेक्शंस। और मुझे नहीं लगता कि अपनी अपनी देश की पॉलिटी किसी भी हालत में इलेक्शंस पे इजराइल वॉर का संकट आने देगी। पूरी तरह से उस इजराइल वॉर को किस तरह से प्यार से या जिस भी तरह से समझा बुझा के उन देश के नेताओं को मैं कंट्रोल नहीं बोलूंगी, बट उन देश के नेताओं को समझाया जा सकेगा। मुझे लगता है कि अपने प्रधानमंत्री जी इस चीज की पूरी कोशिश कर देंगे और किसी भी तरह से वॉर को एस्केलेट नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि बैक टू बैक इकोनॉमी और पॉलिटी इस सब को बहुत ज्यादा डेंजर पैदा हो जाता है जब भी इस तरह से कोई भी इंटरनेशनल इशू क्रिएट होता है। एनीवेज, ये मैं बता रही हूँ आपको सारी चीजें अपने जो शेयर मार्केट है उस पर इम्पैक्ट। तो देखो, शेयर मार्केट एक छोटा सा शेयर मार्केट में जर्क जरूर है। वो कहते हैं ना कि गाड़ी हाई स्पीड पे है और एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर जरूर है ये इजराइल वॉर वाली न्यूज। लेकिन मुझे किसी भी तरह से नहीं लगता, आई कैन अगेन बेट, जो बेट मैंने यूक्रेन वॉर के टाइम पे लगाई थी, कि जितना मुझे इंडियन इकोनॉमी में पॉजिटिविटी दिखती है, जितना मुझे इंडियन इकोनॉमी की कंपनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के लिए दिखती हैं, उसी तरह से मैं आज भी बेट लगा सकती हूँ कि एक बहुत ही छोटा सा एक जर्क है। उसके बाद में जो अपनी 24,500 की बढ़िया रैली थी, वो निफ्टी जरूर देगा। और हम लोग के जो भी शेयर्स है ना, वो एक अच्छी चाल जरूर देंगे। तो सबसे पहले तो आप ना इजराइल वॉर की वजह से जो भी लोग बाइंग से रुके हुए हैं ना, जिनको भी बाइंग्स में डर लगने लगा है, तो मैं बोलूंगी डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी आपके फेवरेट शेयर्स है ना, उनमें ये बाइंग की बेस्ट अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई है। जो शेयर भागे जा रहे थे ना, वो किसी तरह से पकड़ में आने के चांसेस पैदा हुए हैं। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग के बाद में वो शेयर थोड़ा सा, एक कहते हैं ना कि हल्का सा नीचे आए हैं, जहां पे वो भागे जा रहे थे और उनमें अपर सर्किट लग रहे थे। लेकिन अभी क्या है ना कि लेकिन अब जिस तरह की सिचुएशंस आई है और मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिविटी का माहौल है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मार्केट क्रैश करेगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या नहीं होगा। तो मैं उन सब लोगों को बता दूं कि कुछ नहीं होने वाला, जस्ट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप किसी शेयर में बाइंग करने से रह गए हो, आपका कोई पसंदीदा स्टॉक है, आप उसमें जाके आराम से बेफिक्र होके अगली अच्छी जो रैली है, जिसको मैं इलेक्शन रैली बोल रही हूँ, उसमें आप जाके अपनी बाइंग्स कर सकते हो बेफिक्र होके। मुझे किसी भी हालत में नहीं लगता, चाहे जो हो जाए, चाहे जो देश जिस देश पे अटैक कर दे, मुझे नहीं लगता कि अपना शेयर मार्केट 21,500 मैक्सिमम बोल रही हूँ, 21,500 पे मुझे नहीं लगता कि वो सपोर्ट नहीं लेगा। एक जो जो वो वर्स्ट केस सिनेरियो बोल रही हूँ कि जब बहुत ही ज्यादा टेंशन हो जाएंगी, उस वक्त बता रही हूँ ये भी कि 21,500 से भी मुझे लगता है कि वो मैक्सिमम लेवल होगा। वैसे तो 21,800 तोड़ना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि निफ्टी ने 22,200 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जरूर तोड़ा है। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट जब टूटता है ना, तो जो थोड़े बाइंग सेंटिमेंट्स होते हैं ना, वो थोड़े स्टॉप पे आ जाते हैं। मैं स्टॉप नहीं बोलूंगी, एक छोटा सा वो वेट करते हैं किसी भी तरह की बड़ी फ्रेश बाइंग डालने से। वो अपनी पोजीशन सबने होल्ड कर रखी है, जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, अपनी पोजीशन सबने होल्ड की हुई है। सिर्फ कौन मार्केट छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, जिनको बेकार का डर लग रहा है, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो अपने कैश पे काम नहीं कर रहे, जो उधार पे काम कर रहे हैं, जो लोन पे काम कर रहे हैं, उस तरह के लोगों को थोड़ा डर लग रहा है। बाकी के सारे लोग, मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से उन्होंने अपना एक भी स्टॉक बेचा होगा। तो आज मैं इस रेल वॉर के टाइम पे जो मेरे पोर्टफोलियो में क्या हो रखा है ना, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। मेरे पास है इस वक्त 10 के 10 शेयर टोटल, और 10 के 10 शेयर मेरे इस वक्त मैं आपको बता सकती हूँ कि
सारे के सारे मेरी बाइंग से ऊपर हैं, सारे के सारे शेयर्स में मैं प्रॉफिट पे बैठी हूँ। सबसे पहले बात कर लूंगी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। पिछले 3 महीने से अपने चैनल पे चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बहुत लॉन्ग टारगेट्स हैं, बिल्कुल भी नहीं बेचना है। और 90 पे मैंने इसमें एंट्री की थी और आज आप देख लो कि 150 का ये शेयर हो रखा है। ठीक है, तो जिसके पास भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, बिल्कुल भी बेचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। चाहे इजराइल वॉर के टाइम पे कुछ भी हो जाए, चाहे वहां कुछ भी हो जाए, पहली बात तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक अपने प्रधानमंत्री जी हैं वो किसी भी तरह का इस तरह का इंटरनेशनल कोई दुर्घटना होने ही नहीं देंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो नेतान्याहू साहब हैं, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी बहुत अच्छे, एक कहते हैं ना कि अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत रिगार्ड करते हैं, उनकी बहुत बात मानते हैं। ये नहीं बोलूंगी बात मानते हैं, बट यस उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मैंने उनको इवेंट्स में भी उनसे आपस में मिलते जुलते तो लगता है कि वो किसी भी तरह का ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेंगे जो फिर से जो ह्यूमैनिटी के लिए किसी भी तरह का खतरा पैदा करे। तो हमें इजराइल वॉर को बिल्कुल, मैं कहती हूँ ना कि डिस्काउंट करके चलना चाहिए कि इस न्यूज में कोई खास दम है नहीं। जितना भी मेरी शेयर मार्केट की समझ है, जो भी मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, कोविड वाला टाइम भी मैंने देखा है कि कोविड के टाइम पे शेयर मार्केट में क्या हुआ था। कोविड वाला टाइम तो सच में ऐसा था कि जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। मतलब ये छोटे मोटे वॉर, एटम बॉम्ब और इस सबसे भी ज्यादा जो हमने सबसे बड़ा खतरा झेला है ना अपने इंडियन शेयर मार्केट ने, वो कोविड वाला खतरा झेला। और कोविड के टाइम पे भी मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ना, वो यही रहा कि जो फर्म बिलीवर है ना, जो शेयर मार्केट में जिनको लगता है ना कि चाहे दुनिया ऊपर की नीचे हो जाए, लेकिन अच्छे शेयर हैं तो वो टिकेंगे और वो फिर से ऊपर चलेंगे। तो मैं उन्हीं में से हूँ। मुझे चाहे जितनी नेगेटिविटी आ जाए, लेकिन जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस है ना, 3 से 4 बड़े बड़े मार्केट के झटके झेल चुकी हूँ और उन सब का एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि चाहे जो हो जाए, शेयर मार्केट में एक छोटे से करेक्शन के बाद में फिर से वो रैली, जिसको आप कह रहे हो ना कि आगे की तरफ मार्केट को जाना है, वो शुरू होगी। मेरे पोर्टफोलियो की बात करती हूँ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स पे बैठी हूँ और बैठी रहूंगी। बिल्कुल अपना एक शेयर भी नहीं बेचूंगी। जो पर्सन भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में है, मेरे इस पोर्टफोलियो अपडेट से जुड़े रहें। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं आपको अपने इस वाले पोर्टफोलियो अपडेट पे जरूर अपडेट देती रहूंगी। और अगर आप इस शेयर में मेरे आसपास से कहीं से निवेशित हैं, तो आपको प्लीज एक भी शेयर बेचना नहीं है। जो भी मेरे पेड मेंबर्स हैं, उनके लिए मैंने अलग स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का ग्रुप बना दिया है, जिसपे मैं अपना डिसीजन सेम डे, जिस भी दिन मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में प्रॉफिट बुकिंग करूंगी, उस दिन मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगी। बाकी का अपडेट 3-4 दिन बाद में आपको यहाँ भी यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा। जैसे कि टाटा मोटर्स का स्टॉक मैंने अभी निकाल दिया है और लगभग 7-8 दिन हो गए हैं मेरे को निकाले हुए। ऑलमोस्ट 1010 रुपए के आसपास मैंने अपना टाटा मोटर्स निकाल दिया था। नेक्स्ट मैं बात करूंगी, मेरा बहुत प्यारा स्टॉक है एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जहां पे मैं 33 रुपए से एंटर्ड हूं और इस वक्त जो उसका चार्ट पैटर्न बन के दिखा रहा है ना, वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन में दिखा रहा है। एनीवेज मुझे बिल्कुल भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे बिल्कुल भी शक नहीं है और बिल्कुल भी डर नहीं है। एक भी शेयर इसका बेचूंगी नहीं। जो भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इन्वेस्टेड है ना, नीचे से मेरे आसपास से, जो मैंने बताया मैं 33 से इन्वेस्टेड हूँ, आप जितना नीचे से इन्वेस्टेड है उतना लॉन्ग प्रॉफिट्स पे बैठे हैं, उतना आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा कंसोलिडेशन फेज है, जो भी इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न बन रहा है अभी, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में छोटा सा लेट्स से 1 मंथ ऑलमोस्ट, मेरे को लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटा सा रेंज बाउंड ये ट्रेवल करेगा। किसी भी तरह का बड़ा करेक्शन मुझे नहीं लग रहा, एक छोटी सी रेंज बाउंड ये अभी शेयर रहेगा नेक्स्ट रैली लेने से पहले। नेक्स्ट बात करना चाहूंगी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत ही प्यारा शेयर है। ऑलमोस्ट 10 डिफेंस कंपनीज के बीच में से मैंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को लिया था और इसको ये एक तरह से कह सकती हूँ कि पोर्टफोलियो स्टॉक है, पोर्टफोलियो में हमेशा रखने के लायक है। बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत ही अच्छे डिफेंस के एस्पेक्ट्स जिस तरह से क्रिएट हो रहे हैं ना इंडियन शेयर मार्केट में, तो उसके हिसाब से मुझे जितनी भी डिफेंस कंपनीज है ना, उन सब में से मेरी फेवरेट पिक रही है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। 180 के आसपास से मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ और अभी बिल्कुल आराम से इसमें बनी रहूंगी। किसी भी तरह की, चाहे जिस भी तरह की वॉर एस्केलेशंस हो जाएं, मैं अपना एक भी शेयर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में बेचूंगी नहीं। नेक्स्ट बात करूंगी वेदांता लिमिटेड के शेयर पे। ऑलमोस्ट 260 रुपए की मेरी इसमें एवरेजिंग है। मैं बार बार कहती हूँ ना कि कोई भी कंपनी हो, बुरी से बुरी कंपनी भी हो, अगर आप उसमें सही टाइम पे एंट्री, एग्जिट और एवरेजिंग करते हैं, तो आप उस कंपनी से, आप बुरी से बुरी कंपनी से भी अपने प्रॉफिट के चांसेस, अपने प्रॉफिट के परसेंटेज निकाल के ले जाएंगे। ऑलमोस्ट 1.5 साल के आसपास से मैं वेदांता में इन्वेस्टेड हूँ और मतलब फंस गई थी इसमें, और उसके बाद में मैंने इसमें थोड़ी एवरेजिंग की और इस वक्त फिलहाल मेरा एवरेज बाय प्राइस जो है वो 260 रुपए है वेदांता।
जैसे ही 300 रुपए क्रॉस किया था, मैंने आपको चैनल पे बताया था कि ये टाइम वेदांता को बेचने का नहीं है, ये टाइम वेदांता को होल्ड करने का है। वेदांता में एक शार्प रैली देखिए, ऑलमोस्ट 10 दिन के भीतर वेदांता 300 रुपए से आज 380 रुपए पे खड़ा है। और अब मुझे ऐसा भी लगता है कि ये 380 रुपए के एक ऐसे डेंजरस लेवल्स आ चुके हैं कि जहां पे किसी ने भी अगर फ्रेश बाइंग करने की कोशिश करी, वो हमेशा के लिए, हमेशा मतलब वही, मतलब 3-4 साल के लिए वेदांता में ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ही शार्प मूवमेंट है आगे जो अब इस शेयर में आने वाले हैं ना, वो बहुत ही शार्प मूवमेंट आएंगे, बहुत ही शार्प अप एंड बहुत ही शार्प डाउन आएंगे। इसीलिए मैंने वेदांता के लिए भी एक सेपरेट ग्रुप बनाया है, जिसमें कि मैं पूरा दिन वेदांता को वॉच करने के बाद में अगर मैं कोई एक्शन लेती हूँ सेम डे उस वाले ग्रुप में मैं इन्फॉर्म करूंगी आपको। अगर आप वेदांता में निवेशित हैं और वेदांता से प्रॉफिट कमा के ले जाना चाहते हैं, तो आप मेरे उस ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं। लेकिन किसी भी नए पर्सन को मैं वेदांता में एंट्री करने के लिए बिल्कुल भी एक शेयर भी एंट्री करने के लिए नहीं बोलूंगी, क्योंकि बहुत ही डेंजरस कंपनी है और फिलहाल जो इसके फंडामेंटल्स है ना, वो भी बहुत ही बुरे हैं। और ऐसे में वेदांता को अगर आप लेंगे ना, तो मतलब वो कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म के लिए आप ट्रैप हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये टाइम अगर कोई नीचे से वेदांता को लेके बैठा हुआ है ना, तो उसके बेचने के नहीं है, उसी तरह से ना ही फ्रेश एंट्री के। फ्रेश एंट्री लोगे तो बिल्कुल 50-50% चांस है कि प्रॉफिट भी हुआ तो अच्छा होगा, लेकिन नुकसान हुआ तो आप समझ लेना कि 3-4 साल के लिए चले जाओगे सीधे। और इसी के साथ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। फिलहाल आज ही मैंने जो फाइनली मैंने जितना भी टेक्निकल चार्ट वगैरह देखने के बाद फाइनल किया है स्टॉक है, एक उसमें मेरा 10 रुपए के आसपास का मल्टी बैगर है, और एक उसमें मेरा एक केमिकल स्टॉक है जिसमें मैं फ्रेश एंट्री करने जा रही हूँ। फ्रेश मतलब वो पहले से भी मेरे पास है और मैं उसमें फ्रेश और पैसा डालने जा रही हूँ। वो सब बहुत अच्छे बाइंग लेवल्स पे आए हैं। ये जो इजराइल वॉर वाला सिस्टम शुरू हुआ है उसके बाद से बहुत अच्छे लेवल्स पे आए हैं वो। और मेरी लेटेस्ट फ्रेश एंट्री जिसमें मैंने बिल्कुल फ्रेश एंटर किया है, उसमें जिसमें मैंने 5 लाख रुपए लगाए हैं, वो आप लोगों के लिए मैंने पहले से बता रखी है। इन चारों में से किसी भी स्टॉक में आप आना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू कराना चाहते हैं, शेयर मार्केट में स्टार्टअप करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, समझ नहीं आता कि किस तरह से स्टार्ट करें, कहाँ पैसा लगाएं, स्टार्टिंग कौन से शेयर से करें, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, या नीचे भी आप देख रहे हैं मेरा नंबर है। आप इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी सर्विसेज पेड होंगी, एक छोटा सा नॉमिनल फी टोकन अमाउंट मैंने रखा है, जिसके पेमेंट के बाद में अब मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। देखो, मैं आपको पहले बता दूं, मैं किसी भी तरह की कोई सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एडवाइजर नहीं हूँ, ना मैं कोई सीए हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक इंजीनियर हूँ, और फिलहाल मैं एक फुल टाइम हाउसवाइफ हूँ, और उसी के साथ अपना यूट्यूब चैनल भी रन कर रही हूँ, अपना पोर्टफोलियो भी देखती हूँ। मेरा 50 लाख का पोर्टफोलियो है, जिसमें 10 अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स हैं, और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस चल रही है मेरे सारे के सारे स्टॉक्स की। और इसी के साथ में बहुत सारे लोगों का इस वक्त एडवाइजरी नहीं बोलूंगी मैं उसको, वो लोग अपनी बाय विश, मतलब वो लोग मेरे से बात करते हैं फोन पे। अगर आप भी मेरे से कंसल्टेशन भी नहीं बोलूंगी, जस्ट एज अ फ्रेंड आप मेरे से बात करना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पैसा लगाना है, क्या करना है, पहले से डिस्क्लेमर दे रही हूँ, कोई सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एडवाइजर नहीं हूँ, किसी भी तरह की कोई भी फर्म रजिस्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप मुझे देखने ढूंढने जाओगे, कोई सेबी रजिस्ट्रेशन का किसी भी तरह का कुछ नहीं है। जस्ट एक हाउसवाइफ हूँ, अपना पोर्टफोलियो और अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल का पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से संभाल रही हूँ, बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हूँ। और अभी अपना जो नंबर है जो मैंने आपको पब्लिक किया है, आप चाहें तो आप लोग मेरे से एज अ फ्रेंड बात कर सकते हैं। किसी भी तरह की मार्केट फाइनेंशियल एडवाइजरी मैं नहीं दूंगी, आपको जस्ट ये बताऊंगी कि अगर मैं होती तो मैं ये करती, ठीक है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर देना। मेरे किसी भी शेयर में आप बने हुए हैं तो उसकी पोर्टफोलियो अपडेट मैं आपको हर हफ्ते दिया करूंगी, मेरी पोर्टफोलियो अपडेट मिस मत करना। उन शेयर से रिलेटेड मैं जो भी डिसीजन लेती हूँ ना, वो आपको यहाँ जरूर बताऊंगी। अगर किसी भी शेयर में मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है, ऐड किया है, या फिर जो भी किया है, मैं आपको यहाँ अपने प्लेटफॉर्म पे जरूर बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और इसी तरह से बने रहिए मेरे चैनल पे। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।